हेलो फ्रेंड, वेलकम यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अपने एसएससी और रेलवेज के इस क्लास में अभी एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के पिट्स इंडिया एक्ट और जो एक्ट पास नहीं हो पाए थे, जैसे डुंडास का इंडिया बिल, फॉक्स का इंडिया बिल, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। और इसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। आप याद करिए कि 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में एक मिनी संसद का कॉन्सेप्ट आया था और उच्च सेवाओं में, उच्च स्तर की सिविल सर्विसेज में भारतीयों को भी स्थान दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इसके बाद ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। ठीक है, तो हम लोग आज इस क्लास में इस टॉपिक को देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो क्लास शुरू करते हैं। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 की तारीख को 1857 के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। और इस 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है वो मेरठ से मानी जाती है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि 10 मई 1857 को मेरठ में कोई रिवोल्ट हुआ ही नहीं था। तो क्या कारण है कि मेरठ को रिवोल्ट शुरू होने का स्थान माना गया और 10 मई को ही क्यों माना गया? क्योंकि 10 मई को विद्रोहियों ने मेरठ से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अगर आप मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो आगरा, मथुरा, अभी वर्तमान में हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट हैं पलवल, महेंद्रगढ़, उसको पार करके दिल्ली पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से 10 मई की तारीख को विद्रोह के प्रारंभ की तिथि मानी जाती है। तो हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया था, फिर भी ये हमारा पहला राष्ट्रीय विद्रोह है ना। और वीर सावरकर ने इंडियाज वार फॉर इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह रिकॉग्नाइज किया है। ये आपसे एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा कि किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, और उनकी किताब का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के कई सारे कारण थे, धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, है ना। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जेम्स ब्राउन ने, जिनको हम लॉर्ड डलहौजी कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जेम्स ब्राउन जो डलहौजी के लॉर्ड थे, है ना, तो उन्होंने व्यक्तिगत का सिद्धांत शुरू किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत शुरू किया था। और इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण वैसे देशी रियासत जिनका दत्तक उत्तराधिकारी होता था, दत्तक अर्थात गोद लिया हुआ उत्तराधिकारी होता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको मान्यता नहीं देती थी और उस राज्य को ब्रिटिश सरकार में मिला दिया जाता था। झांसी इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो व्यक्तिगत का सिद्धांत एक बड़ा कारण था। दूसरा, 1856 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के राज्य को कुशासन के आधार पर, कुशासन मतलब बैड एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे और उनको कलकत्ता भेज दिया गया। ठीक है, इससे लोगों में काफी असंतोष था। इसके बाद 1856 में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से
विडो रिमैरिज एक्ट पास हुआ था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। और भारत में पहला विडो जो रिमैरिज है वो कलकत्ता में ही हुआ था। तो इससे लेकर के भारतीयों के मन में जो ट्रेडिशनल रूढ़िवादी परंपरागत हिंदू थे, उनको ये लगता था कि ब्रिटिश सरकार हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। ठीक है। उसके अलावा जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट बनाया गया था। इसमें भर्ती होने वाले सिपाहियों को ये लिख करके देना होता था सिग्नेचर के साथ कि वो कहीं पर भी अपनी सेवा देने को तैयार है। तो बर्मा के युद्ध में और कई जगहों पर उनको समुद्र पार करा करके दूसरे देशों में ले जाया गया। और उस वक्त के भारतीयों के मन में एक धार्मिक पद्धति प्रचलित थी जिसे कलिवर्ज्य कहा जाता है। कलिवर्ज्य, कलयुग में वर्जित, है ना। हालांकि आज सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है, लेकिन उस वक्त के भारतीय ये मानते थे कि समुद्र यात्रा करना कलयुग में वर्जित है। और यदि कोई समुद्र की यात्रा कर लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और जब वो गांव लौट करके आते थे, अपने समाज में लौट करके आते थे, तो उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ये उस वक्त की ऐसी मानसिकता थी हमारी, है ना। तो हमारे भारतीयों को लगता था कि उनके धर्म में जबरदस्ती हस्तक्षेप किया जा रहा है ना। इसके अलावा डलहौजी ने इनाम कमीशन बनाया था, और इनाम कमीशन के माध्यम से जितने भी मुफ्त में जमीनें, जमींदारियां वगैरह दी गई थी, तो उनको छीन लिया गया। तो इससे एक बहुत बड़ा असंतुष्ट वर्ग पैदा हो गया जो कि ब्रिटिश सरकार का विरोधी थे। और उसके बाद इतने वर्षों से चले आ रही कंपनी के शासन पद्धति के प्रति भी लोगों में काफी अच्छा खासा असंतोष व्याप्त था। साथ के साथ 1857 के विद्रोह को शुरू करने में महत्वपूर्ण योगदान दमदम फैक्ट्री बंगाल से देखने को मिलता है। दमदम की फैक्ट्री में कारतूस बनाने का कारखाना था, कारतूस बनता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्राउन बैश राइफल को छोड़ करके एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके कारतूस को दांत से काट करके फिर अंदर बारूद भरना पड़ता था बंदूक के अंदर में, है ना। तो ऐसा कहा जाता था कि इसमें लॉर्ड और टिलो की चर्बी मिली हुई है, सुअर और गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। अरे जब स्मूथ रहेगा तब ना उसको दांत से खींचेगा और बारूद को अंदर भरेगा। तो उसके लिए तो गोली के जो बुलेट का जो बाहरी भाग है उसको स्मूथ रखना पड़ेगा, है ना। अब ये बात जब साबित हो गई कि लॉर्ड और टिलो का यूज किया गया है, गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया गया है, तो भारतीय सैनिक काफी भड़क गए। ये मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए, दोनों के लिए धर्म के विरुद्ध था। तो 10 मई को विद्रोह की शुरुआत हुई। हालांकि आज हमारा सब्जेक्ट 1857 का विद्रोह नहीं है, लेकिन 1857 के विद्रोह ने इस एक्ट को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो जब विद्रोह समाप्त हो गया तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने विचार किया कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिसने इतने बड़े विद्रोह को जन्म दिया, है ना। तब लास्ट में ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि अब भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया जाए, है ना। और भारत का शासन डायरेक्ट पार्लियामेंट के हाथों में चला जाए, है ना। या तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला जाए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्राउन के पास चला जाए। तो 1858 के एक्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के क्राउन को दे दिया गया, या तो कहें संसद को दे दिया गया, या तो कहें इंग्लैंड की सरकार को दे दिया गया। ठीक है। तो अब इसका क्रमवार हम लोग देखते हैं। 1858 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व कर दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई। दूसरा क्या हुआ कि भारत का शासन
क्राउन के हाथों में, क्राउन का मतलब होता है ताज, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो क्राउन के नाम पर ही शासन करती है ना, राजा या रानी के नाम पर ही शासन करती है। जैसे कि हमारे देश में भारत सरकार का शासन किसके नाम पर होता है? भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होता है, तो वहाँ पर क्राउन के नाम पर होता है, तो क्राउन के हाथों में चला गया। तो ये दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। अब इस बदलाव को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब 1 नवंबर 1858 से भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया, तो इसी साल से लेकर के आज़ादी तक 1947 तक ऑलमोस्ट आप देखिए कि 90 साल आ रहा है, 90 साल तक भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया, और उसके पहले कंपनी का शासन होता था, ठीक है। और ये जो अवधि है, इसी अवधि को कहा जाता है अंग्रेजी में कॉलोनियल रूल, और इसी को हिंदी में बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। या आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1 नवंबर 1858 को हुई थी। तो अब इस एक्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण नया चीज लाया गया था, आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनकी जो कैबिनेट है, तो वहां पर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है सेक्रेटरी। हमारे देश में हम लोग तो मिनिस्टर बोलते हैं, लेकिन इंग्लैंड में उनको सेक्रेटरी कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट थी, है ना, तो उस कैबिनेट में कौन थे? सेक्रेटरी थे। जैसे होम सेक्रेटरी, जैसे हम गृह मंत्री बोलेंगे, फॉरेन सेक्रेटरी विदेश मंत्री बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री की कैबिनेट में एक नया मंत्री जोड़ा गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के लिए विदेश मंत्री। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो भारत का शासन कौन करेगा? तो भारत का शासन इंग्लैंड की सरकार करेगी। तो प्रावधान क्या किया गया कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट में एक नया मंत्री लाया गया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था, और लॉर्ड स्टेनली ये भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के लिए, ठीक है। तो अब इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए 15 सदस्यों वाली एक काउंसिल बनाई गई। कहाँ? लंदन में। और इसका जो ऑफिस था वो लंदन के इंडिया हाउस में था। और ये जो मंत्री है वो अपने 15 सदस्यों की जो उसकी काउंसिल है उसकी सहायता से भारत में शासन करता था, ठीक है। और ये व्यक्ति जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो क्या करता था कि भारत में शासन करने के लिए अपनी तरफ से एक एजेंट अपॉइंट करता था, और इसी एजेंट को कहा जाता था वाइसरॉय। और जब ये वाइसरॉय भारत आता था तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड भी होता था, मुखिया भी होता था, है ना। तो इस तरह से वाइसरॉय जो पहले गवर्नर जनरल था अब वाइसरॉय हो गया, ठीक है। तो इस एक्ट से जो पहले वाइसरॉय बने वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। अब उस वक्त भारतीयों के मन में काफी दुविधा थी कि अब ये शासन में जो परिवर्तन हो रहा है ना, उससे भारतीयों का क्या होगा, भारतीयों को क्या मिलेगा, क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए आज के प्रयागराज में, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने एक रॉयल कोर्ट, एक दरबार लगाया, है ना। और इस दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के प्रोक्लामेशन कहें या तो आप कह दीजिए घोषणा पत्र को पढ़ा। और ध्यान में रखिएगा कि एक दिन वो कौन सा दिन था? 1 नवंबर 1858, एक दिन के लिए इलाहाबाद जो है
वो भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, तो इसमें महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। समाज के विभिन्न वर्गों के कई सारे लोग बुलाए गए थे ताकि वो जब घोषणा पत्र को सुन करके समझ करके बाहर निकलें तो भारतीयों के बीच में जा करके उस घोषणा पत्र को समझा सकें, बता सकें। इसमें महारानी ने कहा था कि हम कोई भी नए राज्य को नहीं जीतेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं होगा, हर किसी को उसका अपना धर्म मानने की आज़ादी होगी। उस घोषणा पत्र की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारी ईसाई धर्म में गहरी आस्था है, लेकिन हम अपनी आस्था को दूसरे के ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं। और उस पत्र में ये भी लिखा गया था, जो लोग सच्चे हृदय से ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करेंगे उन्हें बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरियों में स्थान दिया जाएगा। तो 1858 के एक्ट के द्वारा ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, है ना। 31 दिसंबर 1600 को मध्य रात्रि के ठीक पहले लंदन में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, है ना। और भारत में व्यापार करने के क्रम में उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करेगी। कंपनी ने काफ़ी लंबा संघर्ष करके, युद्ध करके यहाँ पर एक साम्राज्य का निर्माण किया। और 1858 के बाद से जो ब्रिटेन की सरकार है उसका सारा समय तो साम्राज्य को बचाने में ही लग गया, है ना। अब साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य का जो सूर्यास्त है, वो सूर्यास्त जो है वो प्रारंभ हुआ बहुत ही जल्दी। सन 1900 ईस्वी आते आते ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त होना प्रारंभ हुआ और उसकी परिणति भी जल्दी हम लोग को देखने को मिलती है। 1947 में भारत, 1948 में श्रीलंका, 1948 में ही म्यांमार, अफ्रीका के कई सारे देश, है ना, धीरे धीरे करके ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होते गए। ठीक है, तो इतना छोटा सा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आज का क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।